हम लोग लेट हो गए हैं और भागते भागते जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो नेपाली रुपया बाहर आने वाला है। फाइनली हम पहली बार नेपाली करेंसी देखने वाले हैं। गिना जा रहा है पैसा पैसा ही पैसा। पैसा से अपना दिमाग का चेकअप कराते हुए। अब आता है पेट पूजा का टाइम। हाँ मैं एक्टिंग अच्छा, करूँगी, भूख लगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर ट्रैवल ब्राउन। काफी टाइम के बाद ये हम व्लॉग बना रहे हैं। हाँ यार, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। लास्ट टाइम इसी टाइम के अराउंड बाली गए थे। एक वो इंटरनेशनल ट्रिप था और एक ये वाला इंटरनेशनल ट्रिप है। इस ट्रिप के लिए हमें दिल्ली से सिर्फ 2 घंटे का टाइम लगेगा विदेश पहुंचने में। अरे यार, बेंगलोर जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। तो यस, हम लोग जा रहे हैं नेपाल। दिल्ली से काठमांडू की फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है और ये फ्लाइट हमने सिर्फ 1 या 2 वीक पहले ही कराई है। और जो काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल जाने का प्लान तो काफ़ी टाइम से था, एक टिक मार्क था कि नेपाल जाना है। लेकिन हमारा पहले वाया रोग जाने का प्लान था, बट सेकेंडली लास्ट मोमेंट पे लगा कि यार रोग बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और एनिवर्सरी ट्रिप है तो थोड़ा सा चिल करते हैं। तो हमने लास्ट मोमेंट पे ही अपनी फ्लाइट की टिकट्स बुक कराई। जल्दी आओ। आ रहे अरे जल्दी जल्दी। हम लोग लेट हो गए हैं और भागते भागते जा रहे हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए। गीतांशु भागो। तो यार लाउंज में टाइम का पता ही नहीं लगा और फ्लाइट का बोर्डिंग का टाइम हो गया था। ऑलमोस्ट बोर्डिंग खत्म होने वाली है, बट फाइनली हम लोग गेट पे पहुंच गए हैं। तो फटाफट से फ्लाइट के बारे में बता देते हैं। एंड ये फ्लाइट मैंने बुक की है इंडिगो की ईज माई ट्रिप से। इस फ्लाइट की कॉस्ट हमें पड़ी है अप्रॉक्सीमेटली 4000 पर पर्सन। हमने फ़्लाइट बुक की है 11 AM की और इसके लिए हम अपने घर नोएडा से क्लोज टू 7 AM निकल गए थे और अभी हम लोग लेट हो रहे हैं। फटाफट से बोर्ड करते हैं और मिलते हैं काठमांडू में। वेलकम टू नेपाल। तो फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच गए और इवन दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा भागा दौड़ी मच गई थी। फ्लाइट में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हम चढ़े हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हमें दिल्ली में इमिग्रेशन के लिए क्या क्या हम लोगों ने प्रोसेस किया है। तो वैसे तो हम सब लोगों ने सुना होगा कि नेपाल में एंट्री के लिए हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसमें थोड़ा सा कैच है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम इंडियंस जो है वो नेपाल में ट्रैवल कर सकते हैं पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी के बेसिस पे। तो अगर हम रोड ट्रिप कर रहे हैं तो इट्स ओके टू यूज़ एनीथिंग, बट अगर हम लोग फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम लोग पासपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि अगर हम वोटर आईडी को यूज़ करेंगे तो हमें उसके लिए एक सेपरेट क्यू में लेके एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ता है। और ऑल्सो यार अगर हम लोग विदेश में आ रहे हैं तो पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना तो बनता है। तो दिल्ली में इमिग्रेशन में काफ़ी लंबी लाइन थी, तो वो वहाँ पे मेन रीज़न था हमारी डिले का। एंड नेपाल आके इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे हम इंडियंस के लिए एक अलग क्यू है और फॉरेनर्स के लिए अलग क्यू है। इंडियंस को कोई भी वीज़ा फ़ी नहीं है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है। लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेंज चीज़ हमें देखने को मिली कि उसके बाद ये लोग एक सिक्योरिटी चेक इन अगेन करते हैं एग्जिट पे भी। तो अब हम लोगों ने अपना सामान कलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एक छोटी सी कस्टम्स की लाइन थी, बट वहाँ पे वो काफ़ी रैंडम था कि किसी लोगों से वो चेक कर रहे थे, किसी लोगों से नहीं। तो हम लोगों से तो चेक नहीं किया। एंड अब हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। तो बाहर जाने के लिए हमने एयरपोर्ट से ही कैब बुकिंग करवा ली थी और उन्होंने 500 नेपाली रुपया चार्ज किया था, जिसका इंडियन करेंसी में प्राइस 350 रुपीज़ था। और यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है, सब लोगों को हिंदी आ रही है, तो अभी तक तो बहुत स्मूथ रहा है। और वो 350 रुपीज़ उन्होंने हमसे इंडियन करेंसी में ही ले लिए। हमारे पास छुट्टे नहीं थे तो 500 रुपीज़ का नोट लिया एंड 150 इंडियन रुपीज़ में ही हमें दे दिया। तो अब हम अपनी कैब पकड़ते हैं और मिलते हैं होटल में।
तो हम लोग बाहर निकलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि हमें सामने एनसेल का एक सर्विस सेंटर दिख गया। लाइक नेपाल में 2 नेट चलते हैं, एक है एनसेल और एक है नेपाल टेलीकॉम। लाइक जिसमें से एनसेल का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे सिम का जो हमने पैकेज लिया है वो है 7 डेज़ का पैकेज, जो कि हमें 500 नेपाली रुपीज़ में पड़ा है, और उसमें हमें 10 GB का इंटरनेट प्रोवाइड किया है। तो सिम की पेमेंट करते हुए एक चीज़ रियलाइज़ हुई, लाइक ये वाली पेमेंट मैंने ऑनलाइन की थी, तो 500 नेपाली रुपीज़ का जो एक्चुअल कन्वर्जन है वो 312 रुपीज़ होता है, जबकि कैश में हमारे 350 रुपीज़ लगे थे। तो इसलिए हमें इंडियन करेंसी में यहाँ पे ट्रांजेक्ट नहीं करना है, नेपाली रुपीज़ इज़ अ बेटर चॉइस। तो मेरे वाले कार्ड पे लाइक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ब्लॉक थी, तो जैसे ही इंटरनेट मिला मैंने सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन्स को इनेबल किया। तो हमने निकाल लिया है 25,000 रुपए नेपाली रुपया, एंड अब हमारे पास हो गया है पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। चलो फाइनली अब नेपाल के अंदर एंट्री करते हैं। तो ये है हमारा काठमांडू में होटल नारायणा। देखते हैं कैसा रूम है। अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, 2000 रुपये के हिसाब से तो दोपहर की फ्लाइट इसीलिए तो की थी कि आज शाम का मजा उठा सके। तो जैसे ही हम एयरपोर्ट से होटल में पहुंचे, हमने अपना सामान पटका और निकल गए अपनी पहली लोकेशन के लिए। ये है भक्तपुर दरबार स्क्वायर। तो यार यहाँ पे टैक्सी का काफ़ी ख़राब सीन है। लाइक हमने होटल में नीचे से पता किया कि लाइक हमें इस जगह के लिए टैक्सी कितने में मिलेगी, तो वो कुछ बता रहा था कि डिस्टेंस के बेसिस पे चार्ज करते हैं, और 3-4 हज़ार रुपये कोट कर रहा था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राइस लगा। तो मेरा एक फ्रेंड है काठमांडू में, तो मैंने जब उसको कॉल किया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे एक लोकल ऐप चलती है जिसका नाम है पठाओ, जो कि अपने उबर और ओला की तरह है। तो पठाओ ऐप से जब हमने भक्तपुर दरबार स्क्वायर के लिए बुकिंग की तो हमें मात्र 750 रुपये लगे यहाँ तक पहुँचने। काठमांडू वैली में 3 मेन दरबार स्क्वायर है। पहला काठमांडू दरबार स्क्वायर, सेकंड पाटन दरबार स्क्वायर, एंड थर्ड इज भक्तपुर दरबार स्क्वायर। और ये तीनों प्लेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि दरबार स्क्वायर होता क्या है। पुराने ज़माने में रॉयल प्लेसेस के सामने का जो एरिया होता था उसे दरबार स्क्वायर बोलते थे। इस एरिया में मंदिर, स्टैच्यू, वाटरफॉल टाइप की चीज़ों को स्थापित किया जाता था, और मेलों और स्पेशली फेस्टिवल टाइप की जगह के लिए इस जगह का यूज़ किया जाता था। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ की एंट्री टिकट है 500 NPR फॉर इंडियंस एंड 1800 NPR फॉर अदर फॉरेनर्स। टिकट काउंटर के पास ही हमें एक गाइड का ऑप्शन मिल रहा था, तो गाइड ने हमें कोट किया था 1000 NPR, बट हमने नेगोशिएट करा के 600 NPR करवाया। एंड गाइड करना टोटली वर्थ था। उसने हमें इस एरिया के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई, जिनमें से कुछ बातें हम आपके साथ अब शेयर करते हैं। तो दरबार स्क्वायर में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 3 अट्रैक्शन पॉइंट मिलेंगे। पहला नेशनल आर्ट म्यूजियम, सेकंड गोल्डन गेट, एंड तीसरा 55 विंडो पैलेस। इसकी खासियत ये है कि जो नेशनल आर्ट म्यूजियम है उसका आर्किटेक्चर नेपाली आर्किटेक्चर बेस्ड है, एंड जो इसके जस्ट साइड में पैलेस है उसका आर्किटेक्चर ब्रिटिश कल्चर से इंस्पायर है। एंड सिमिलरली जो 55 विंडो पैलेस है वो यहाँ के लोकल आर्किटेक्चर से इंस्पायर है, जिसे नेवारी आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। गाइड ने हमें बताया कि नेपाल में 3 टाइप के टेम्पल्स होते हैं। लाइक पहला टाइप है शिखारा स्टाइल, दूसरा है पगोड़ा स्टाइल, और तीसरा है स्तूपा स्टाइल। सबके अलावा दरबार स्क्वायर में एक मेजर अट्रैक्शन है सेंटर में लगी हुई बहुत बड़ी बेल, जो कि यहाँ के मंदिर के पुजारी सुबह और शाम बजाते हैं वर्शिप के लिए। गाइड ने ये बताया कि इस दरबार स्क्वायर में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, लाइक हॉलीवुड, बॉलीवुड, बट ऑनेस्टली हमें सिर्फ एक ही मूवी का नाम याद है, जो कि है घरवाली बाहर वाली। अगर आप लोगों ने भी वो मूवी देखी है तो आप लोगों को वो सीन तो याद होगा जहाँ पे अनिल कपूर नेपाल जाके शादी करता है। वो सीन इसी दरबार स्क्वायर में शूट हुआ है। दरबार स्क्वायर के पास में ही 2 और भी टूरिस्ट स्पॉट हैं। पहला पॉटरी स्क्वायर एंड सेकंड तोमादी स्क्वायर। सो पॉटरी स्क्वायर के पास हार्डली 5 मिनट्स का रास्ता है, और ये रास्ते में काफ़ी अच्छा मार्केट लगा हुआ है। सो हमारे गाइड ने हमें पेंटिंग स्कूल एग्जीबिशन का टूर कराया, और साथ में ही मेडिटेशन बाउल के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर किया।
तमादी स्क्वायर इस रीजन का एक वन ऑफ द बिजीएस्ट एरिया है। इस स्क्वायर में एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जो कि शिकारा स्टाइल से बना हुआ है और उसी के पास में एक भैरवनाथ का भी मंदिर है। तो इतनी सारी जगह कवर करके बहुत मज़ा आया और अब 2 से 3 घंटे का टाइम भी हो चुका है। सो अब हम सर्च करते हैं कोई इवनिंग स्नैक्स के लिए अच्छी सी जगह। तो हमने बहुत देर से घूम रहे हैं और हमारा दरबार स्क्वायर का टूर कंप्लीट होता है और अब आता है पेट पूजा का टाइम। बहुत भूख लग रही है भाई। तो हमारे गाइड भैया ने हमें यहाँ पे एक नियर बाय रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है जिसका नाम है वज्र रेस्टोरेंट और इसका रूफटॉप का व्यू बहुत ही शानदार है। सारा पूरा माउंटेन का पूरा रेंज दिख रहा था। तो बस अभी हम अपना इवनिंग स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। एंड इफेक्टिवली ये हमारी नेपाल में पहली मील है। यस। तो यार नेपाल की पहली मील में हमने दिल्ली के वर्ल्ड फेमस मोमोज खाए दिल्ली के और यहाँ की एक लोकल डिश ट्राई की जिसका नाम था बारा, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मुझे तो ठीक लगी। ये कुछ मूंग की दाल का चीला टाइप का होता है। आई एम नॉट श्योर। स्नैक्स करते करते शाम कब ढल गई पता ही नहीं चला। तो इसके बाद हमने सोचा कि वहाँ पे एक नाइट वॉक ले लेते हैं एंड नाइट वॉक में भी दरबार स्क्वायर का व्यू बहुत ही अमेजिंग था। तो गाइड ने हमें वहाँ पे एक और डिश ट्राई करने के लिए बोला था जिसका नाम था जूजू दहू, जो कि किंग कर्ट। किंग कर्ड इंग्लिश में, जो कि बेसिकली एक लस्सी टाइप की डिश थी। तो हम लोगों ने दरबार स्क्वायर से बाहर आने के बाद जूजू दहू ट्राई किया और हमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने अपनी टैक्सी बुक की और अपने होटल आ गए। वहाँ से यहाँ का रास्ता क्लोज टू हाफ एन आवर था, लाइक 10 to 15 किलोमीटर्स। तो या लाइक डे को एंड करने से पहले बस एक टिप और शेयर करनी थी। तो सिम लेते वक्त हमें एक चैलेंज फेस हुआ। लाइक आईफोन 15 प्रो डिवाइस में एनसेल का ई सिम सपोर्टेड नहीं है। तो अपेरेंटली वो बोल रहे हैं कि लाइक 15 प्रो डिवाइसेस में ई सिम लगाने के लिए कुछ 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने अपनी दूसरी डिवाइस में ई सिम ले लिया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी। एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काम का है तो इसे सेव करिए, इसे लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत मत भूलिए। भूलिए। बाय बाय, सी यू टुमारो।